नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर, जहाँ पे हम जो है जीके सेक्शन आपका डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस सेशन में 10 से 12 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन 10 से 12 क्वेश्चंस में आपको जो है तकरीबन 45 से 50 क्वेश्चंस का मटेरियल मिलेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लीजिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको जो है वो परमानेंट आपके पास एक मटेरियल बन जाए और आपकी लर्निंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये जो आपकी सीरीज़ है ये आपकी टेट के लिए, स्पेशली जेबीटी टेट के लिए, सबॉर्डिनेट बोर्ड के एचपी एसएसबी के जितने एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए, और एचपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को जो है वो स्किप ना करें, नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपको जो है वो लर्निंग परमानेंट रहे। तो आइए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? तो गाइस इसका आंसर है आपका वर्ल्ड वाटर डे जो है वो आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को आपका जो है वो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसके साथ अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो हो गया 22 मार्च, तो आपका जो है वो साइड हो गया, लेकिन ये जो 3 ऑप्शन बचते हैं इनमें इनका क्या क्या है? तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को जो है वो आपका वर्ल्ड जो आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वीमेंस डे, WOMENS अपोस्ट्रोफी S वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? जो आपका 5 जून अभी आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट 14 नवंबर को आपका मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। गाइस वर्ल्ड नहीं है, इंडियन है। चिल्ड्रंस डे जो है वो आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट आपका जो है, जो आपकी पिछली आज 1 जून है, 31 मई को क्या मनाया गया? आपका 31 मई को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 31 मई को आपका जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे या टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे की तंबाकू निषेध दिवस जो है वो मनाया गया, से नो टू टोबैको, वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो 31 मई को आपका मनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इनमें से रबी की फसल कौन सी है? ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रबी की फसल, जो रबी क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। रबी क्रॉप्स जो हैं, जो आपकी जनरली विंटर सेशन में, विंटर सीजन में जो बोई जाती हैं, उनको आप बोलते हैं रबी फसल। ठीक है, इनका सेशन रहता है रबी का नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, नवंबर टू अप्रैल या फिर मिड अक्टूबर टू अप्रैल भी इसको बोल सकते हैं। नवंबर टू अप्रैल इसका सेशन रहता है, और इसमें जो है आप चना, मटर, गेहूं, सरसों, अलसी इत्यादि फसलें जो हैं वो बोते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए, चना, मटर, गेहूं, सरसों, अलसी, ये सारी फसलें जो है वो रबी में आती हैं। तो आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सी फसल जो है वो रबी की फसल है, तो मैंने बोला चना, ग्राम, ये जो है ये रबी क्रॉप है। कॉटन, सीरियल्स, राइस, ये जो हैं ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। अब खरीफ क्वेश्चन उठता है, खरीफ फसलें कौन सी होती है? जो गाइज आपके मानसून सीजन में जो फसलें जो हैं वो बोई जाती हैं उनको खरीफ की फसलें बोलते हैं। जनरली ये जो है मई या जून से लेके जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर तक जो है ये सीज़न चलता है। ये फसलें जो है इसके बीच बोई जाती हैं, और इसमें मेन फसलें आपकी आती हैं राइस, सीरियल्स, कॉटन, बाजरा, मेज, मक्का जिसको बोलते हैं हम, ऐसी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी खरीफ की क्रॉप में आती हैं। तो इसमें रबी की आपकी फसल हो जाएगी ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 133, जो आपके एक सेकंड रुकिए, भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? जो आपके भारत के राष्ट्रीय गान की रचना थी वो आपकी की थी, किसने की थी गाइस? सोचिए, ध्यान दीजिए, आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है ये बताइए। आपके जो भारत के राष्ट्रीय गान थे उसकी रचना आपके करने वाले थे, तो गाइस जो हमारा नेशनल एंथम लिखा है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा जो नेशनल एंथम, फ़र्क है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में, जो जनगण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और जो आपका नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो दिया है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया है आपका नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम आपका दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब भीमराव अंबेडकर, आपको पता है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनको बोला जाता है। स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है आपका लिटरेचर में, इन्होंने जो है ये एक बहुत प्रख्यात वक्ता थे। इनका जो है लिटरेचर में एक तर्क वितर्क में, वाद विवाद में, भाषण कला में बहुत निपुण थे। इनका एक अलग ही रोल है। इनको फेमस मिलता है 1893 में शिकागो सम्मेलन जो हुआ था, वहाँ पे इन्होंने अपनी स्पीच से सभी को बहुत प्रभावित किया था, 1893 में शिकागो सम्मेलन में। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 आपकी स्क्रीन के ऊपर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे एक क्वेश्चन से। व्हाट वाज द शिवालिक माउंटेन नोन एज इन एंशिएंट टेक्स्ट? प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस इसको जाना जाता था मैनाक या मानक पर्वत से, ठीक है। शिवालिक का मतलब शिव की जटाएं होता है, आपको पता ही होगा। मैनाक पर्वत से जो है वो के नाम से जो है वो जाना जाता था। अब क्वेश्चन उठता है कि मैनाक पर्वत इनकी की औसत ऊंचाई है 600 टू 900 मीटर। ध्यान दीजिए, जो आपकी शिवालिक पर्वत हैं इनकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक। क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये किस श्रृंखला में आते हैं? ये बाहरी हिमाचल की श्रृंखला में आते हैं, बाहरी हिमालय की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिवालिक रेंज जो है वो कौन सी श्रेणी में आती है? बाहरी हिमालय की श्रेणी में आती है। और इसमें कौन कौन से होते हैं आपके, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? सिरमौर का नाहन व पावटा, पावटा और नाहन सिरमौर का, सोलन का नालागढ़, बिलासपुर का स्वारघाट क्षेत्र, ऊना, कांगड़ा तथा चंबा के निम्नवर्ती भूभाग। ऊना, कांगड़ा तथा चंबा के जो लोअर डिवीजन्स हैं वो बिलासपुर का स्वारघाट, सोलन का नालागढ़ और सिरमौर का नाहन व पावटा आपके मैनाक पर्वत श्रेणी में या शिवालिक रेंज में आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन धौलाधार। धौलाधार का मतलब क्या होता है आपका? सफ़ेद चोटी, ठीक है। धौलाधार जो है वो आपका कहाँ कहाँ आता है? लघु हिमालय। लघु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, लिख लीजिएगा, ऐसे मत सुन के अनसुना मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लघु हिमालय या फिर मध्यवर्ती जिसको बोलते हैं, लघु हिमालय या मध्यवर्ती, ठीक है। मध्यवर्ती इस श्रेणी में आता है। इनकी औसत ऊंचाई है 700 टू 4500 मीटर, 700 से 4500 मीटर तक जो है इनकी ऊंचाई है। और इसमें जो है आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं? चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर के अधिकतर भाग। दोबारा सुनिए, चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर के अधिकतर भाग जो है वो इसी श्रेणी में है। गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है मेरी पिछली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीके की अलग से आपको मिल जाएगी, आपको इंग्लिश की अलग से मिल जाएगी, साइकोलॉजी सेक्शन की अलग से मिल जाएगी। तो गाइज वहाँ पर जाइए, देखिए और अकॉर्डिंगली नोट्स बनाइए और लर्निंग लीजिए, क्योंकि आपके जो है जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स आएंगे इस हिसाब से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है वो यहीं से रिपीट होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल जो है ये पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज है। जो आपके वेस्टर्न हिमालय हैं उन जो आपका पश्चिमी हिमालय है उसका पार्ट है, ठीक है। और इसकी एवरेज जो हाइट है वो 400 मीटर है। और इसमें जो है कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं पीर पंजाल में? कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति का कुछ भाग आता है। नेक्स्ट आती है आपकी जास्कर, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है गाइज, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जास्कर जो है ये आपके ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या फिर आपका है आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय बोल लीजिए या ट्रांस हिमालय, इन दोनों में से किसी में भी जो है वो फॉल करता है। एवरेज जो इसकी हाइट है 2000 से 7000 मीटर तक, 2000 टू 7000 मीटर। ये फिर देसी भाषा चल पड़ती है, आपको पता है वो फ्लो आ ही जाता है। इसमें कौन कौन से आपके जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं? किन्नौर और लाहौल स्पीति। गाइस दोबारा सुनिए, किन्नौर और लाहौल स्पीति। अब देखिए आप इसकी हाइट का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि जो हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी है? शिला। हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? शिला, जो कि किन्नौर में है, ठीक है। 7026 मीटर जिसकी हाइट है, किन्नौर में है। 7026 मीटर जिसकी हाइट है वो आपकी इसी जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रृंखला में आती है। और जो किन्नौर और लाहौल स्पीति जो आपकी जास्कर जो श्रृंखला है इसमें जो है मानसून बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। और ये जो है जास्कर ये तिब्बत के साथ जो है वो सीमा का निर्माण करती है। जैसे आपकी लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, इसकी सीमा का, और तिब्बत इस साइड आपका तिब्बत रह जाता है, इस साइड जो है आपकी लाहौल स्पीति और किन्नौर रह जाता है। तो इनके साथ ही सीमा का निर्माण भी कौन सी करती है? आपकी जास्कर श्रृंखला करती है। और जो आपके ट्रांस हिमालयन है उसको ग्रेट हिमालयन पर्वतों को, ग्रेट हिमालयन भी बोलते हैं इसको, ग्रेट हिमालयन पर्वतों को के आंतरिक भाग को ही ट्रांस हिमालयन कहते हैं। जो आपका ग्रेट हिमालयन पर्वत है उसका जो इनर पार्ट है, आंतरिक भाग है, उसको जो है ट्रांस हिमालयन हम बोलते हैं। तो आई होप आपको जो है वो क्वेश्चन डिटेल में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा आपका आया था 1498 में, 1498 में। कौन सी जगह पे आया था सबसे पहले? गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आया था आपका कैलीकट, CALICUT, कैलीकट में, जो अब जिसका नाम क्या है? कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड। कोझिकोड जिसका अब नाम है, पहले कैलीकट होता था। और ये कोझिकोड कहाँ है? ये है आपका केरला में, ठीक है।
कोझिकोड अब नया नाम है, पहले था इसका कैलिकट, और ये फर्स्ट यूरोपियन था, फर्स्ट ऐसा यूरोपियन था जो इंडिया बाई सी पहुंचा था। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाई सी, ठीक है, कि पहला यूरोपियन भारत पहुंचने वाला, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वास्को डी गामा, पुर्तगाली था ये। तो ये जो है 1498 में आया था। और जो आपके 1600 है, ये इसमें कौन आया था आपको पता है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ था 1600 ईस्वी में। गाइस इंपॉर्टेंट है, 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारत में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। और आपको पता है कि 1857 में जो ब्रिटिश काल में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिवोल्ट हुआ है, क्रांति हुई है, उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एचपी? गाइज आपको पता है कि 18 जो हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स हैं, और जो आपकी लोकसभा की सीट्स हैं वो कितनी हैं? 4। राज्यसभा की कितनी हैं? 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लोकसभा की 4 है, राज्यसभा की 3 है, और टोटल वैसे विधानसभा की 68 या 68 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है, या मिनी लहासा? लिटिल लहासा किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं धर्मशाला को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बौद्ध संप्रदाय के जितने साथी हैं, जितने लोग हैं, वो बहुतायत में पाए जाते हैं, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो धर्मशाला को जो है मिनी लहासा या लिटिल लहासा भी बोला जाता है। अब आपको पता है रिवाल्सर देखते हैं, मंडी जिले में है, एक इंपॉर्टेंट झील है मंडी जिले की, तैरते टापुओं की झील। क्वेश्चन आता है कि तैरते टापुओं की झील किस झील को बोला जाता है? जी हाँ, रिवाल्सर को ही बोला जाता है। ये जो है, इसको एक क्वेश्चन ये भी मतलब कि 3 जो धर्म है उनका संगम स्थल कौन सा है? ठीक है, इकट्ठा संगम स्थल जो है वो रिवाल्सर है 3 धर्मों का। किसका? हिंदू, सिख एंड बौद्ध। हिंदू, सिख और बौद्ध, इन 3 धर्मों का ये संगम स्थल है रिवाल्सर। नेक्स्ट आते हैं स्पीति। आपको पता है स्पीति जो है एक बहुत ब्यूटीफुल वैली है, बहुत सुंदर वैली है। इसमें एक फेमस मठ है, कौन? तैबो या ताबो मठ जो है, जिसको एचपी का क्या बोला जाता है? अजंता। तैबो को एचपी का अजंता बोला जाता है, और एचपी का एलोरा किसको बोला जाता है? जो रॉक कट टेम्पल मसरूर में है उसको एचपी का एलोरा बोला जाता है। स्पीति में ताबो मठ है। और किन्नौर जो है वो आपका बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, और यहाँ पे जो है अंगूरों की धरती रिब्बा नामक स्थान को बोला जाता है, जो किन्नौर में है। अंगूरों की धरती किसको बोला जाता है? रिब्बा। रिब्बा नामक स्थान को बोला जाता है जो आपका जो है किन्नौर में। और किन्नौर में आपकी एक एचपी की सबसे ऊंची चोटी भी है, शिला, 7026 जो मीटर है शिला, जो वो किन्नौर में है। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रा और भागा नदियों का आपसी संगम जो है वो किस स्थान पर होता है? तो गाइस चंद्रा और भागा जो है वो आपकी कहाँ मिलती हैं? वो आपकी मिलती हैं तांडी में। तांडी नामक स्थान पर जो है वो चंद्रा और भागा मिलती हैं। अब आपको पता है कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट अलग है, और भागसूनाथ जो है वो आपका कहाँ पे है? भागसूनाग या भागसूनाथ आपका धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तांडी में जो है वो चंद्रा और भागा आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। गाइस बक्सर की लड़ाई कब हुई? आपको पता है बक्सर की लड़ाई आपकी हुई है 1764 में। 1764 में। अब क्वेश्चन उठता है कि किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और कंबाइंड फोर्सेस आर्मीज ऑफ बंगाल, अवध, और जो आपके मुगल जितने आपके सम्राट थे, कौन कौन से? बंगाल, अवध और मुगल। अवध के नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब जो थे, इन ये तीनों की कंबाइंड फोर्सेस थी, और इनकी लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों को हरा दिया था। ईस्ट इंडिया का अभी क्वेश्चन ये उठता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किसने किया था? उनको लीड किया था जो आपके हेक्टर मुनरो हैं, एक हेक्टर मुनरो करके जो है एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर की लड़ाई में जो है 1764 में लीड किया था। अब क्वेश्चन उठता है कि इन आर्मीज में उस टाइम नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब थे आपके, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। मीर कासिम जो थे वो बंगाल के नवाब थे, ऐसे सुन लीजिए। और जो आपके अवध के नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे, और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल सम्राट थे। इन तीनों की जो है वो संधि हुई थी आपस में। इन तीनों ने इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हरा दिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया था आपके हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट चलते हैं आज के हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गाइस इसका सीधा आंसर हो जाता है वीनस। अब कई साथी ये भी बोलेंगे
कि वीनस कैसे, क्योंकि सोलर सिस्टम में सन, ये आपका मान लीजिए सन है तो सन के सबसे नज़दीक तो मरकरी पाया जाता है, बुध पाया जाता है, तो टेक्निकली दूसरे नंबर पर वीनस है। लेकिन सबसे जो टेम्परेचर है ज़्यादा वो किसका होना चाहिए, वो मरकरी का होना चाहिए। जी नहीं, मरकरी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि मरकरी में जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर ना होने का मतलब ये है कि जो सन की हीट इस पर पड़ती है वो डायरेक्टली निकल जाती है, वो वहाँ पे एब्जॉर्व नहीं होती या वहाँ पे रुक के नहीं रहती, वो वहाँ से उड़ जाती है। जबकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत घना है, बहुत घना एटमॉस्फेयर है वीनस का, शुक्र का। तो जैसे ही सन की हीट इस पर पड़ती है तो उस हीट से गर्म होकर कॉम्पैक्ट हो जाता है, और जो उसका थिक एटमॉस्फेयर है वो उस हीट को अब्जॉर्व करके इसी के बीच रखता है, तो वो हीट बाहर नहीं जा पाती इजीली, इसलिए ये जो है ये सबसे गर्म आपका प्लेनेट माना जाता है। अब वीनस को जो है वो चमकता तारा भी बोला जाता है, ठीक है, शाइनिंग स्टार भी बोला जाता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर सेल्सियस में बात करें तो ये बनता है आपका 465 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब क्वेश्चन एक और उठता है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, तो जो आपका वीनस है उसको जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन आपका बोला जाता है। वीनस और मरकरी दोनों के 0-0 सैटेलाइट हैं, इनके कोई अपने सैटेलाइट नहीं है। जुपिटर और सैटर्न दोनों के सबसे ज़्यादा जो आपके सैटेलाइट हैं, जो टोटल सैटेलाइट हैं वो आपके किसके हैं, वो आपके 82 सैटेलाइट हैं सैटर्न के, शनि ग्रह के। और जुपिटर के कितने हैं, जुपिटर के आपके टोटल हैं 79, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में जो फाउंड हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं, कंफर्म्ड है, दोनों के 53 हैं। आपके जो सैटर्न है इसके भी 53 जो आपके सैटेलाइट हैं, जुपिटर है इसके भी 53 सैटेलाइट हैं, ठीक है। और जो कंफर्म्ड है, प्रोविजनल सैटेलाइट आपके जुपिटर के 26 हैं और सैटर्न के आपके प्रोविजनल हैं 29। तो इस हिसाब से अगर टोटल सैटेलाइट्स की बात करिए तो सैटर्न के ज़्यादा हैं। जो जुपिटर है आपका, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट जो है वो आपका प्लैनेट है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। एक बार प्लैनेट की हम देख लेते हैं, जो आपका कौन सा सीक्वेंस है। पहले पे मरकरी है नंबर 1, नंबर 2 आ गया आपका वीनस, नंबर 3 आ गया आपका अर्थ का, नंबर 4 आ गया आपका मार्स का, नंबर 5 पे आ गया आपका जुपिटर, नंबर 6 पे आ गया आपका सैटर्न, नंबर 7 पे आ गया आपका यूरेनस एंड नंबर 8 पे आ गया नेपच्यून। दोबारा सुन लीजिए, नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस एंड नंबर 3 आ गया आपका अर्थ, नंबर 4 आ गया आपका मार्स, नंबर 5 आ गया आपका जुपिटर, नंबर 6 आ गया आपका सैटर्न, नंबर 7 आ गया आपका यूरेनस एंड नंबर 8 आ गया आपका नेपच्यून। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चन आपके ज़रूर बने हैं। मुझे पक्की उम्मीद है कि आपके इतने क्वेश्चन ज़रूर बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी वीडियो दिखाइए, हो सकता है उनका भला हो जाए। जो मेरे साथी नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, जो आप सपोर्ट करते हो उसी से मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए दिल करता है, एक मोटिवेशन मिलती है, एक वी फैक्टर होता है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच आपका अपना टाइम देने के लिए। और मेरा क्या है, मैं तो चलो बोलता ही रहता हूँ, तो अपना टाइम देने के लिए आपका थैंक यू सो मच। आई होप आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा, आपने कॉपी पेन लेके नोट किया होगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।